सीबीएसई क्लास 9th के हिस्ट्री बुक से हम लोग तीसरा चैप्टर कर रहे हैं। इसकी आज चौथी क्लास है और आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 करने जा रहे हैं, हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर का सत्ता में आना या हिटलर का उदय, इसको हम लोग आज इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। This crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. The German defeat horrified him and the Versailles Treaty made him furious. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party, Nazi Party. हिंदी में नाजी, इंग्लिश में नाजी पढ़ेंगे। तो जो संकट था, इकोनॉमी की संकट, अर्थव्यवस्था में संकट, राजनीति में संकट, समाज में संकट, इसने जो है इन सब चीजों ने, किन किन चीजों ने, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी में पैदा हुई संकटों ने हिटलर को पावर में पहुंचाने का रास्ता क्या कर दिया, साफ कर दिया। इन सब चीजों की वजह से हिटलर के पावर में आने की चांसेस जो है वो काफी ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। 1889 ऑस्ट्रिया में जन्मा, ऑस्ट्रिया नाम याद रखना कि ऑस्ट्रिया में 1889 में हिटलर का जन्म, एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। तो 1889 ऑस्ट्रिया में जन्मे हुए हिटलर ने अपनी जो जवानी है वो गरीबी में बिताई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये सेना में भर्ती हो गए, एडोल्फ हिटलर सेना में भर्ती हो गए और आगे रहकर, सेना के आगे रहकर ये मैसेंजर का काम करते थे। जब भी युद्ध नीति का, दूसरे के युद्ध नीति का पता लगाना होता है तो पेट्रोलिंग करते हुए कोई सिपाही आगे जाता है और पता करके आता है कि भाई दुश्मन जो है हमारा, उससे हमें किस तरीके से निपटना है, उसके पास किस तरह का हथियार है, क्योंकि उसी हिसाब से ना फिर आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे। तो मैसेंजर वो काम करता है। तो किस तरह का काम एडोल्फ हिटलर किया करते थे, युद्ध के दौरान मैसेंजर का काम किया करते थे और बाद में वो कॉर्पोरल भी बने, एक अधिकारी, सेना का एक पोस्ट होता है। और अपनी बहादुरी की वजह से उन्हें मेडल्स भी मिला। जब जर्मनी हारा था, जर्मनी की हार जो है इससे काफी ये डर गए थे, हिल कर रह गए थे, अंदर से ये हिल गए थे जर्मनी की हार को देखकर। और वर्साय में जो ट्रीटी हुई, इस बात से जो है वो हिटलर आग बबूला हो गए। वर्साय में जिस तरह का अपमानजनक समझौता हुआ था जर्मनी के साथ, इस चीज से क्या हो गया, हिटलर आग बबूला हो गए। 1919 की बात है, हिटलर ने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, एक समूह है उसको ज्वाइन किया और बाद में धीरे धीरे इस ऑर्गेनाइजेशन पर अपना क्या किया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। और जब इस ऑर्गेनाइजेशन पे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे, जर्मन वर्कर्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे जब इसका कब्जा हो गया तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दी। क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दी। और यही पार्टी जो है वो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाने लगी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पहले उसने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी और बाद में उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दी। और यही पार्टी जो है वो बाद में किस नाम से विख्यात हुई, नाजी पार्टी से। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture Par. POWER, पार पढ़ते हैं उसको, जनरली लोग पावर बोलते हैं लेकिन पार पढ़ते हैं। He failed, was arrested, tried for treason and later released. 1923 की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हिटलर ने प्लानिंग करी। क्या प्लानिंग करी कि वो बवेरिया पे कब्जा करेगा, बर्लिन पर चढ़ाई करेगा और सत्ता पर क्या करेगा, कब्जा हासिल करेगा, ताकतवर बनेगा। लेकिन वो फेल्ड हो गया, असफल हो गया। उसे अरेस्ट किया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, गद्दारी का, देशद्रोही का जो है वो मुकदमा चलाया गया, धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया गया।
लेकिन बाद में छोड़ दिया भी गया। The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. It was during the Great Depression and that Nazism became a mass movement. As we have seen, after 1929, banks collapsed and business shut down. Workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution. तो अरेस्ट हो गया, उसे छोड़ भी दिया गया। नाजी की जो राजनीतिक पार्टी थी, कौन सी पार्टी? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसको जो है वो 1930s तक, 1930 के दशक तक ये लोगों का सपोर्ट जो है वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई थी। ये तो महामंदी का समय था जब नाजीवाद ने क्या किया, नाजीवाद ने एक बड़ा आंदोलन का रूप अपना लिया, बड़ा आंदोलन का रूप अपना लिया। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 1929 के बाद जो है 1929 के बाद जो है वो बैंक धाराशाही हो गई, बिजनेस बंद हो गया, वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा था, मिडिल क्लास की जो है वो भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसे सिचुएशन में, इन सच अ सिचुएशन, नाजी प्रोपेगेंडा स्टीयर्ड होप्स of a better future. In 1928, the Nazi party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament. By 1932, it had become the largest party with 37% votes. ऐसे सिचुएशन में जहां पर जब बैंक धाराशाही हो गई थी, लोगों की भुखमरी की स्थिति आ गई थी, लोग जॉब खो रहे थे, ऐसे सिचुएशन में नाजी पार्टी के लोगों ने प्रचार किया, लोगों के दिल में अच्छे भविष्य को लेकर सपना दिखाया कि आप हमें जिताइए, हम अच्छा आपको भविष्य देंगे, आपको जॉब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 1928 में इलेक्शंस हुए, नाजी पार्टी को मात्र 2.6% वोट मिला। राइक्सटैग जर्मन पार्लियामेंट में 2.6% वोट मिला। लेकिन 1932 की बात करें तो उस समय की ये सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। 1929 में जब 1928 में जब वोटिंग हुई तो इनको कितना मिला? 2.6% मात्र वोट। लेकिन जब 1932 में जो वोटिंग हुई तो उस समय किसको, इनको कितना मिला? 37% वोट, जो कि सबसे ज्यादा था और ये सबसे बड़ी पार्टी भी थी। हिटलर was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of the German people. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against German. हिटलर जो था वो एक पावरफुल स्पीकर था, ताकतवर वक्ता था, बोलता था तो कोई उसको सुनता था, इस तरह का स्पीकर थे वो। उसकी जो जोश थी, हिटलर की जो जोश थी, उसके जो वर्ड्स हुआ करते थे, जो अपने भाषण में वो यूज किया करता था, वो लोगों को हिला कर रख दिया करते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया अपने भाषण के जरिए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हिटलर ने क्या प्रॉमिस किया? कि वो एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। वर्साय समझौता में जो नाइंसाफी हुई उसका वो बदला लेगा। हिटलर ने ऐसा कहा कि वो बदला लेंगे, वर्साय में जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई उसका क्या करेंगे? वो बदला लेंगे। जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाएंगे। इन बातों का आश्वासन उन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने स्पीचेस के थ्रू देना शुरू किया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जितनी भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है, जो भी हमारे देश में विदेशी प्रभाव है, विदेशी लोगों का प्रभाव है, वो उसको उखाड़ फेंकेंगे और सभी विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऐसा उन्होंने क्या कहा? अपने स्पीचेस में कहा कि जितनी भी कॉन्स्पिरेसी जो साजिश है उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो क्या करेंगे? देंगे। Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and a spectacle in mass mobilization. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banners with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this
स्पेकल ऑफ पावर। तो हिटलर ने क्या किया, एक नई तरह की राजनीति की शैली बनाई, नई तरह की राजनीति की शैली बनाई। राजनीति को वो किस ढंग से चलाएंगे उसका एक नया रूपरेखा तैयार किया इन्होंने। अब हिटलर जो है वो लोगों को एक जगह इकट्ठा करने, थोड़ा सा प्रदर्शन करना, थोड़ा सा दिखावा करना की अहमियत देता था। लोगों को इकट्ठा करके अपनी पावर का प्रदर्शन करके इन बातों पर अहमियत देते थे वो। मतलब वो मानते थे कि दिखावा और प्रदर्शन अगर ढंग से करो तो लोग इकट्ठा होते हैं, आकर्षित होते हैं, ये वो मानते थे। नाजी पार्टी के लोगों ने, यानी कि हिटलर के सपोर्टर ने, नाजीज ने क्या करा, रैलीज आयोजित करी, पब्लिक मीटिंग्स आयोजित करी। रैलीज कहते हैं जनसभाएं को, पब्लिक मीटिंग्स तो जानते हैं लोगों का मिलना, ठीक है। तो नाजी ने जो क्या किया, रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स जो है वो क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, रखा, ताकि हिटलर के प्रति समर्थन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, हिटलर के सपोर्ट को बढ़ाया जा सके और लोगों के मन में कुछ करने की शिक्षा दी जा सके। एक झंडा था, उस पर स्वास्तिक का चित्र था, आप देख सकते हो पिक्चर में भी दे रखा है। नाजी सैल्यूट हो गया, एक अलग अंदाज था सैल्यूट मारने का, प्रणाम करने का। और जो खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट थी, जो स्पीचेस हुआ करती थी, स्पीचेस के बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट हुआ करती थी, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। हिटलर के लिए सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए ये सारी चीजों को अंजाम दिया जाता था। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. तो नाजी का जो प्रचार हुआ करता था वो बड़े ही कुशलतापूर्वक, नाजी पार्टी के जो लोग थे, नाजी पार्टी के जो लोग थे, क्या नाम था पार्टी का, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इनके जो लोग हुआ करते थे वो प्रचार किया करते थे और इस अंदाज में प्रचार किया करते थे कि वो हिटलर को मसीहा बता सके, एक सेवियर बता सके, एक रक्षक बता सके, जो आया है, जो जनता को तबाही से बचाने के लिए आया हो। इस तरह का प्रचार वो नाजी पार्टी के जो लोग हैं वो किया करते थे। उनको डिस्ट्रेस से निकालने के लिए मानो हिटलर का उदय हुआ है, हिटलर का जन्म हुआ है, इस तरीके से उनके जो प्रचार जो होती थी वो इसी तरह की होती थी। तो समाज को जिसकी प्रतिष्ठा, गर्व सब चकनाचूर हो गया था, जो भीषण आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे, आर्थिक समस्या आ गई थी। हिटलर की जो इमेज थी, हिटलर का जो चेहरा था, उन लोगों को, जिन लोगों की भावनाएं चकनाचूर हो गई थी, जिनको कहीं उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसे में हिटलर से संबंधित प्रचार, हिटलर के सपोर्ट में लोगों को आने के लिए उकसाना, ये सारी बातें हिटलर का चेहरा को क्या करती थी, और अट्रैक्टिव बना रही थी। जहां पर कोई उम्मीद नहीं है वहां पर उम्मीद की अलख जगा रही थी। बात समझ में आया? तो नाजी पार्टी के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे तरीके से प्रचार करते थे हिटलर की। उन्होंने हिटलर को मसीहा बताया, एक सेवियर बताया और ये कहा कि हिटलर जो है वो जनता को तबाही से बचाने के लिए आया है। ये वो इमेज था, हिटलर का इमेज था, जिसने मास लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया अपनी तरफ जिन लोगों का विश्वास चकनाचूर हो गया था, जो लोग नाजुक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस की दौर से गुजर रहे थे, जो लोग नाजुक आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट की स्थिति से गुजर रहे थे। उन लोगों के लिए ये मसीहा थे, सेवियर थे, और इनकी पार्टी भी इनको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम करती थी। कोई दिक्कत नहीं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो कि जो वाइमर रिपब्लिक का जो शासन था वो कैसे खत्म होता है। ठीक है। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. 30 जनवरी 1933 1933 की बात है। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप जो है उसका ठीक आगे मीनिंग दे रखा है, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स,
मंत्रिमंडल में सबसे ऊंचा पद, यूं कह लो कि प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्रिमंडल में सबसे ऊंचा पद जो है, जो कि चांसलरशिप का होता है, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने क्या किया, इनको दे दिया। लीजिए भैया, आज से आप जो कैबिनेट की, जो मिनिस्टर्स लोगों की जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसका सबसे ऊंचा पद जो कैबिनेट का है, उसका सबसे ऊंचा पद जो चांसलर का है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट का है, ये पद आप संभालिए। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने क्या किया, ये पद उनको सौंप दिया। कब सौंपा? 30 जनवरी 1933 को। बाय नाउ the Nazi had managed to rally the conservatives to their cause, having acquired power of chancellorship. Obviously, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule. A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. The fire decree of 28th February 1933 indefinitely suspended civil rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. तो 30 जनवरी 1933 की बात है। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने क्या किया, चांसलरशिप का जो पद था, जो कि मंत्रिमंडल का सबसे ऊंचा पद था, वो क्या किया, हिटलर को दे दिया। अभी तक नाजी पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव लोगों को, याद करो, कंजर्वेटिव लोग जो है वो वाइमर रिपब्लिक से खुश नहीं थे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव लोगों को जो है वो अपने उद्देश्यों में जोड़ चुकी थी। कंजर्वेटिव लोगों को जो है वो नाजी पार्टी अपने उद्देश्यों में जोड़ चुकी थी। अब जैसे ही सत्ता मिला, चांसलरशिप का जो हाथ में आया पोस्ट हिटलर के हाथ में, हिटलर ताकतवर हो गया। तो सत्ता हासिल करने के बाद, ताकत हासिल करने के बाद जो है वो सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक रूल का जो संरचना थी, स्ट्रक्चर था, उसको डिसमेंटल करने का काम, भंग करने का काम हिटलर ने शुरू किया। उसके बाद क्या हुई कि जर्मन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में, जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक रहस्यमयी तरीके से आग लगी। तो बहुत भयानक आग लग गई। कौन लगाया, क्या लगाया, कोई पता नहीं, लेकिन एक बहुत भयानक जो है वो आग लग गई फरवरी में। और फिर क्या किया, इससे क्या हुआ कि हिटलर का सत्ता में आने का रास्ता और साफ हो गया। फायर डिक्री 28 फरवरी 1933 को लागू करेगी। अग्नि अध्यादेश, आग से संबंधित जो है वो, अब पार्लियामेंट में आग लग जाएगा तो कुछ दिन तो पार्लियामेंट सस्पेंड रहेगा ही। तो अग्नि अध्यादेश लागू हुआ 28 फरवरी 1933 को। इस डेट को आप ध्यान रखोगे, अंडरलाइन कर लो। और अग्नि अध्यादेश में क्या हुआ कि जो भी सिविल राइट थी, जैसे बोलने की आजादी, छापने की आजादी, सभा करने की आजादी, सबको सस्पेंड कर दिया गया, जो वाइमर रिपब्लिक दिया करती थी सबको। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वाइमर संविधान इन अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान देती थी। लेकिन फायर डिक्री के बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। देन ही टर्न ऑन हिज arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. The repression of the communists was severe. Out of surviving 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazi across the country. तो 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश लागू हुआ। इसके बाद जो है वो सिविल राइट्स, जैसे कि बोलने की, छापने की, सभा करने की आजादी पर जो है वो रोक लगा दी गई। जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान देता था, इस पर रोक लगा दी गई, सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। उसके बाद हिटलर मुड़ा अपने कट्टर शत्रुओं के प्रति, कम्युनिस्ट के प्रति, जो इसके खिलाफ आवाज उठाते थे। ज्यादातर को क्या किया, जो नया जो कंसंट्रेशन कैंप स्थापित किया गया था हिटलर की पार्टी के द्वारा, उसमें कम्युनिस्ट को भर दिया। कम्युनिस्ट को क्या किया इन्होंने, भर दिया, बंद कर दिया, जो लोग इसके विरोध में हुआ करते थे। ये जो दमन का, ये जो कम्युनिस्ट पर जो दमन हुआ, ये जो कम्युनिस्ट लोगों पर जो दमन हुआ, अत्याचार हुआ, वो बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ। आउट ऑफ सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ Dusseldorf, a small city of
of 500,000 population, 1,440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. आधी मिलियन वाली जो आबादी थी ड्यूसेलबर्ग की, आधी मिलियन यानी कि 5 लाख, तो आधी मिलियन वाली ड्यूसेलबर्ग जो एक स्मॉल सिटी थी, उसमें जो गिरफ्तारी हुई थी और उसमें जो लोग बची खुची जो 6,808 फाइल थी, उसमें से मात्र 6,808 फाइलों में जो है वो 1,440 फाइलें तो सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। तो आप समझ सकते हो कि कम्युनिस्ट को कितना ज्यादा टारगेट किया गया था। फिर से समझ लो, आधी मिलियन वाली ड्यूसेलडॉर्फ जो सिटी थी, है ना, उसमें जो गिरफ्तारी की गई थी, उसमें जो बची खुची 6,808 फाइलें थी, उसमें से 1,440 फाइलें तो सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। लेकिन कम्युनिस्ट जो है वो एकमात्र ऐसे लोग नहीं थे जिन पर हिटलर का अत्याचार हुआ था। ऐसे कोई 52 किस्म के लोग थे, ऐसे कोई 52 किस्म के लोग थे जिन पर हिटलर के क्या हुई थी, पूरे कंट्री में क्या किया था, हिटलर ने उन पर अत्याचार किया था। तो कम्युनिस्ट तो मात्र एक थी, 52 ऐसे और थे जिस पर हिटलर ने अत्याचार किया था। On 3 March 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। और फिर हिटलर का ताकत और कैसे बढ़ता है, तो 3 मार्च 1933 को, 3 मार्च 1933 को, अंडरलाइन कर लेना इसको, ऑन 3 मार्च 1933 को जो है एक इनेबलिंग एक्ट पास हुआ, प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम जो है वो पास हुआ। दिस एक्ट इंस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। और इसी एक्ट के बाद जो है, इसी कानून के बाद जो है वो जर्मनी में तानाशाह स्थापित कर दी गई। तानाशाह बुझते हो ना कि हम जो करेंगे हुए। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। ये जो इनेबलिंग एक्ट पास हुआ, इसमें हिटलर को सारा ताकत मिल गया। इस कानून में हिटलर को जो है वो संसद को पीछे छोड़ दिया। अब हिटलर संसद के अधीन काम नहीं कर रहा था और केवल अध्यादेश के जरिए जो है वो शासन चलाना शुरू कर दिया। निरंकुश अधिकार इसको प्रदान कर दिया गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स affiliates. The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. इसके बाद क्या हुआ, तानाशाही आ गई, डिक्टेटरशिप आ गया। हिटलर को सारा पावर मिल गया। उसने क्या किया, संसद को पीछे छोड़ दिया। केवल अध्यादेश के जरिए जो है, आदेशों के जरिए जो है उसने शासन करना शुरू किया। जो कहता था वो होता था। निरंकुश अधिकार उसको प्रदान कर दिया गया एक तरह से फेमस इनेबलिंग एक्ट के पास होने के बाद। हिटलर ने क्या किया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको बैन कर दिया। केवल एक ही पार्टी अब रहेगी। आप देखना आगे जाकर के वो नारा भी देता है, एक देश एक पार्टी, ऐसे करके। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको बैन कर दिया। रह गई केवल नाजी पार्टी और इसके जो संगठन थे, इससे जुड़े हुए जो भी संगठन थे, एफिलिएट्स जो थे, संगठन जो थे, वो रह गई। बस जितनी पॉलिटिकल पार्टी सबको बैन कर दिया। और स्टेट पर क्या हो गया, पूरा कंट्रोल स्थापित हो गया हिटलर का। राज्य पर, देश पर जो है वो क्या हो गया, पूरा कंट्रोल। चाहे वो देश की इकोनॉमी हो, मीडिया हो, आर्मी हो, जुडिशरी, सब पर क्या हो गया, हिटलर का कब्जा हो गया। स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांटेड। जिस अंदाज में नाजी पार्टी चाहती थी समाज हो, उसी अंदाज में जो है, उसी तरीके से जो है वो, जो जैसा हिटलर चाहता था वैसा ही समाज में जो है वो चीजें बनी रहे। इसके लिए जो है वो क्या करेगी, स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई। स्पेशल निगरानी विभाग बनाया गया और सुरक्षा सेना बनाई गई। जिस तरीके से चाहता था हिटलर कि उसी तरीके से समाज का निर्माण हो, तो उस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए कोई विरोध ना करे, तो उसको सबक सिखाने के लिए इसने क्या किया, स्पेशल सर्विलांस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, these included the Gestapo, secret state police, the SS, the protection squads, criminal police and the security service ST. तो
जिस तरीके से नाजी पार्टी के जो लोग चाहते थे, हिटलर चाहता था कि समाज का निर्माण हो, वैसा ही रूपरेखा बनी रहे, इसके लिए क्या किया उन्होंने, नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल स्थापित करने के लिए, क्रम स्थापित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा सेना बनाई गई। पहले से तो थी ही कुछ पुलिस, ग्रीन यूनिफॉर्म पहना करती थी जर्मनी में, तो हरी रंग की जो वर्दी वाली कुछ पुलिस थी, एसए थी, स्टॉर्म ट्रूपर थी। इसके अलावे रेगुलर पुलिस के अलावे भी इसमें क्या ऐड किया गया, गेस्टापो को ऐड किया गया, सीक्रेट स्टेट पुलिस ऐड करी गई, एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड ऐड किया गया, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस जो है वो क्या करी गई, हिटलर के द्वारा लाई गई। कोई दिक्कत नहीं। It was the extra constitutional parts of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreadful state. ये एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिया गया, संवैधानिक अधिकार दिया गया, जो जिन सेनाओं का, जिन सर्विलांस का जो निर्माण बनाया गया, उसको क्या किया हिटलर ने, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं पावर की वजह से जिनको आर्मी को दिया गया, जो सेनाओं को दिया गया, इन्हीं पावर की वजह से जो है वो नाजी राज्य को जो है वो खूंखार आपराधिक राज्य का छवि प्राप्त हुआ। लोग इसको खूंखार राज्य के नाम से जानने जाने लगे। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू concentration camp, deported at will or arrested without any legal procedures. The police forces acquired powers to rule with impunity. अब जो है लोगों को हिरासत में लिया जा सकता था, ये स्पेशल अधिकार दे दिया हिटलर ने। तो ये जो सेनाएं थी उन लोगों को हिरासत में ले सकती थी, गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर में डाल सकती थी, हथकड़ी लगा सकती थी, कंसंट्रेशन कैंप भेज सकती थी, देश से निकाल सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी, जो मन में आए अपनी इच्छा अनुसार ये फोर्सेस कर सकती थी। और ये पुलिस फोर्सेज को जो ये तो ताकतें मिली थी, वो इन पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। जैसे मान के चलो कि आपको प्रशासन से शिकायत हो तो आप ऊपर के पदाधिकारी से कहोगे तो वो सुनेंगे ना, प्रशासन पे भी तो कार्रवाई होती है। लेकिन प्रशासन को इस तरीके का अधिकार दिया गया कि आप कुछ भी करिएगा तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, इस तरह का संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। आई बात समझ में? तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, आप लोग रिवाइज कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए।